नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को कुछ बड़े फैसले लेते हुए दावा किया है कि इससे किसानों का भला होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार का मार्ग निकलेगा। लेकिन अब उन्हीं फैसलों को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं कि वो किसानों के हित में है या फिर व्यापारियों के हित में। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के संदर्भ में देखें तो ये पूरा मामला किसानों की जगह व्यापारियों के हित में ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे में सवाल यही है, क्या केंद्र की सरकार नई नीति से छत्तीसगढ़ के किसानों की उन्नति होगी? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया है। इसके तहत अब आलू, प्याज समेत तेल और तिलहन उत्पाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा भी खत्म कर दी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए एक देश एक बाजार के अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिससे किसान के लिए किसी भी राज्य में फसल बेचने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन कृषि क्षेत्र के जानकारों को लगता है कि ये पूरा फैसला किसानों का नाम लेकर व्यापारियों को और कालाबाजारियों को फायदा पहुंचाने वाला है। किसान अपने पैर में खड़ा हो सके, ऐसी कोई बात होना चाहिए, उनकी मदद होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनन दर्जा देना चाहते हैं और बड़े बड़े पूंजीपतियों को हमारी खेती किसानी के क्षेत्र में भी आप जैसा बाजार जैसा उतारना चाहते हैं, तो किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ दोनों कानून केंद्र सरकार ने जो बनाया है, ये किसानों के हित का कानून नहीं है। केंद्र के इस फैसले को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो इस बात की आशंका है कि प्रदेश के किसान एक बार फिर व्यापारियों के चंगुल में फंस सकते हैं। यहाँ दशकों तक किसान व्यापारियों के शोषण का शिकार होता रहा है। उन्हें उनकी उपज का ना तो पूरा दाम मिलता था और ना ही समय पर पैसा मिलता था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ के किसानों की दशा जरा सुधरी थी। खासकर मंडी अधिनियम का कड़ाई से पालन कराने के कारण मंडियों में किसानों को तुरंत भुगतान हो पा रहा था। अब व्यापारी के लिए लाइसेंस खत्म कर देने से वे कहीं भी जाकर किसानों की उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों को समय पर भुगतान हो, ये देखने वाला कोई नहीं होगा। ये अलग बात है कि केंद्र ने 3 दिनों में भुगतान करना अनिवार्य बनाया है। स्टॉक की सीमा की बढ़ोतरी से फायदा उन लोगों को होगा जो वस्तुओं को जमा करके उसमें फायदा उठाते हैं, वस्तुओं की कालाबाजारी करते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने पूरी तरीके से देश को तबाह करने और उपभोक्ता विरोधी रवैया अपना लिया है। मोदी जी का जो कैबिनेट का फैसला आया है उसमें सर्वोपरि हित है वो किसानों का है। किसान देश के अन्नदाता है और मोदी जी जो भी निर्णय आज तक लिए हैं किसानों के हित में लिए हैं, और किसान को जहां 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा वहां वो बेचेगा। तो मुझे लगता है कि इससे किसानों को आने वाले समय में काफ़ी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र के इस फैसले से हो सकता है कृषि में आगे बढ़ चुके कुछ राज्यों के किसानों को कुछ फायदा मिल जाए। और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान धान की खेती कर रहे हैं और धान के खरीदार देश में नहीं मिल पाएंगे। जानकार मानते हैं कि फल सब्जियों की खेती करने वाले बड़े किसान पहले ही देश में अलग अलग राज्यों में अपना उत्पाद बेचते रहे हैं। ऐसे में भंडारण की सीमा खत्म होने के बाद एक बार फिर दालों और आलू, प्याज जैसी चीजों की कालाबाजारी की आशंका बढ़ गई है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार व्यापारी हित में दिख रहे इस फैसले को किसान हित में कैसे बदलेगी। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक देश एक मंडी का फायदा किसको होगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, और कांग्रेस से सत्यनारायण शर्मा जी हैं, आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। आप दोनों से इस विषय में चर्चा करूंगा। उसके पहले सत्यनारायण शर्मा जी, आप ये बताएं कि जो केंद्र सरकार का ये फैसला है, पहले तो उन्होंने घोषणा की जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में इन सब चीज़ों को समाहित किया था, उसके बाद कैबिनेट ने इस पर मोहर लगाई। तो जो एनालिसिस कहता है वो क्या कहता है कि ये किसानों के हित में है कि व्यापारियों के, किसके पक्ष में झुका हुआ दिखता है? 20 लाख करोड़ देने की बात कही, राहत देने की बात कही, एक पैकेज देने की बात थी। नहीं, मैं ये पर्टिकुलर 2 जो कैबिनेट के डिसीजन है उनको लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि किसान कहीं भी जाके अपनी उपज बेच सकता है और संग्रहण की जो सीमा है वो खत्म कर दी। इसका लाभ सीधे तौर पर किसको होगा? सीधे तौर पर व्यापारियों को जमाखोरी करने का, कालाबाजारी करने का अवसर देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। कौन सा किसान बाहर जाके, किसी राज्य के बाहर जाके धान बेचने वाला है? कैसे बेचेगा?
किसान की सीमाएं थी, ये मंडी में बेचते थे और समर्थन मूल्य पे बेचते थे। केंद्र सरकार ने MSP मूल्य केवल 53 रुपये बढ़ाया है। क्या है 53 रुपये? कहाँ का? एक तरफ बात करते थे 1.5 गुना 2 गुना किसानों की उपज का मूल्य मिलेगा और समर्थन मूल्य दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं मात्र 53 रुपये। और 2013 में इन्होंने ये बात कही थी कि 2100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 300 रुपये बोनस देंगे। कहाँ हुई ये सब इनकी बातें पूरी? और इस वर्ष भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 रुपये क्विंटल धान खरीद के बता दिया। और एक तरह से देखा जाए तो केंद्र शासन ने, बीजेपी की सरकार ने मात्र 460 रुपये का मूल्य वृद्धि कर की है और यूपीए सरकार के टाइम में 890 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई थी। विषय दूसरा है जी, विषय दूसरा है, बात सही है, पर आप विषय दूसरा है। हम कह रहे हैं कि अंतर तो है ना। नहीं आप हम कंपैरेटिवली बता रहे हैं, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आज जो मुद्दे हैं, नहीं मुद्दे के पीछे ये भी तो बातें हैं। किसान को लाभ हो रहा है, किसान को नुकसान। सत्यनारायण जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। किसान को लाभ हो रहा है, किसान को नुकसान हो रहा है। कोई किसान बाहर, राज्य के बाहर कृषि उपज बेचने नहीं जा सकता, जाता नहीं है जनरली। और एक तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म करके जमाखोरी को बढ़ावा देने का और एक तरह से काला बाजारी को बढ़ावा देने का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने खोल दिया। एक तरह से किसानों को नुकसान होगा, औने पौने भाव किसानों को व्यापारी धान कृषि उपज मंडी खरीदेंगे, कृषि उपज खरीदेंगे और भुगतान भी समय पर हो गया नहीं। एक राइडर था, एक प्रतिबंध था कि 3 दिन में भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई होगी। अब क्या कानून है किसी के पास? व्यापारी किसानों को भुगतान कितने दिन में करेंगे, कब करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के ये जो केंद्र शासन का जो निर्णय है, ये जन विरोधी निर्णय है, किसान विरोधी निर्णय है और ये लोकहित में इस निर्णय को नहीं माना जा सकता। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। चंद्रशेखर साहू जी, आपको पहली नज़र में यदि मैं बोलूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आप, क्योंकि किसान पुत्र हैं और किसान भी हैं, तो पहली नज़र में क्या आपको लगता है कि ये फैसला किसानों के हित में है कि व्यापारियों के हित में या किसके हित में, या सीधा तौर पर इसका किसानों को लाभ मिलेगा कि नहीं? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि आप ऐसे कितने किसानों को जानते हैं? जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, ब्रेकअप की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 36.5 लाख किसान हैं। उसमें सीमांत किसान जो है 19 लाख के आसपास है, मतलब 20 लाख करीब में। लघु किसान 8 हैं, मध्यम वर्गीय 7,50,000, बड़े किसान जो है सिर्फ वो 1.5 लाख हैं। बड़े किसान में भी आप ऐसे कितने किसानों को जानते हैं जो सब्जी भाजी और दूसरी चीज़ों को छोड़ दें, धान को बेचने कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपना जगह छोड़ के, जहाँ पर उनकी मंडी है या जो उनका जिला है या जो उनका केंद्र, धान खरीदी केंद्र है, उसको छोड़कर वो कहाँ जाते हैं? देखिए सुरेश जी, ये विषय है कैबिनेट का फैसला और फिर पैकेज के आने के बाद उसके क्रियान्वयन का। तो कल जो फैसला हुआ है निश्चित रूप से किसानों के व्यापक हित में फैसला है। यदि सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो, राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो आप प्लस माइनस कुछ भी उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात और पूछता हूँ आपसे। सही परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ पर लघु और सीमांत किसानों की संख्या बड़ी संख्या है, वैसे राज्य में ये फैसला कैसे लाभकारी होगा या छत्तीसगढ़ के लिए? मैं इसी पर आना चाहता हूँ। मेरा ये कहना ये है, आप सरगुजा देख लीजिए, सरगुजा का पूरा संभाग आलू वहाँ के आम किसान बोता है, जो बाड़ी चला रहा है वो भी आलू बोता है। मैन पार्ट में छोटे छोटे किसान, तिब्बती लोग भी बोते हैं और जो यहाँ के आदिवासी किसान भी बोते हैं। उस आलू को जहां तक के बनारस ले जाने की बात है तो उसमें कई दिक्कत आती है। धान की बात करिए, सुनिए ना, धान से सब्जी और अरे भाई देखो, आवश्यक वस्तु अधिनियम को एक प्रकार से जिस प्रकार से मॉडरेट किया, मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं। जहां तक के आवश्यक वस्तु अधिनियम में कल संशोधन की बात आई, उसमें आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, तो मैं आलू से शुरू किया। मुझे मालूम है, मैंने हमारे शासनकाल के दौरान एक हमने प्रस्ताव रखा, केंद्र ने मंजूरी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे, शरद पवार साहब थे, उन्होंने मंजूरी दी कि हम आलू के लिए एक विशेष अनुसंधान केंद्र छोड़ें, और उसमें यही विषय आया। हमने जब रखा तो उन्होंने एग्री किया कि भाई छोटे छोटे लोग भी आलू पैदा करते हैं और बनारस में उसकी डिमांड है, जिस प्रकार से आलू यहाँ होता है, यदि ये बैरियर ख़त्म कर दी जाए तो किया जाए।
और जो एपीएमसी एक्ट में संशोधन हुआ, आज की बात और उसके पहले की, सन 2010-11 में जब रिफॉर्म शुरू हुआ था नरसिम्हा राव साहब के समय, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्वयं वित्त मंत्री थे और एक मॉडल एपीएमसी एक्ट पूरे प्रदेशों को भेजा गया था। मैंने स्वयं उसका अध्ययन किया। जैसे अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है, जिसको अभी जिस रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। लेकिन एक बात सही रूप से मैं कहूंगा कि यदि सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कल के फैसले का बहुत व्यापक असर होगा और किसानों के व्यापक हित में है। आप यदि पर्टिकुलर किसी पेज की बात करेंगे तो अलग बात है। मैं ऐसे किसान को भी जानता हूं जो अपना धान अपने गांव से गोंदिया के मंडी में बेचा करता था। मैं खुद उस समय जनपद में एक अध्यक्ष की हैसियत से लोगों के बीच में काम कर रहा था। एक हमारे किसान हैं सरबदा गांव के, और अभी उनका पुत्र टामन सिंह सोनवानी जी यहाँ आईएएस के सचिव थे, मुख्यमंत्री सचिवालय में संचालक थे। अभी उनको और नया दायित्व मिला है। उनके पिताजी दाऊ जी, जिसको हम लोग बोलते कल्याण सिंह जी, वो अपने धान को गोंदिया बेचते थे और अपने साथ साथ 4 और जो गांव है उस लोगों को भी प्रोत्साहित करते थे। उन दिनों की बात है। बाद में बैरियर हुआ, कुछ हुआ, और अभी आप जब बात करते हैं एक्ट में प्रावधान की बात बदला गया है, अब नहीं होगा। तो मेरा एक और उदाहरण है, आज गर्मी का फसल का ग्रीष्मकालीन धान आप स्वयं मंडी में देख लीजिए, 1400 से अधिक नहीं बिक रहा है। कहां गया आपका कानून? ये तो राज्य का कानून है, आपको अधिकार है। हमने तो उस समय एक जोखिम फंड भी तैयार किया था कि यदि कहीं नहीं बेचना चाहता किसान तो रखवा ले और उसके बाद मंडी निधि का उपयोग करें। क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम यदि चुप बैठेंगे तो उससे कोई हित तो होने वाला नहीं है। दूसरा, क्या जमाखोरी रुक गई क्या? अभी तक के जो कानून है आपके जमाखोरी रुक गई क्या? और मेरा कहना यह है, व्यवहारिक बात यह है कि जब जब कोई चीज कंट्रोल होता है तो उसकी जमाखोरी ज्यादा होती है। जब डिकंट्रोल होता है, जब वही चीज मार्केट में आना शुरू होता है तो उसकी कोई जमाखोरी नहीं होती। और जिस प्रकार का प्रावधान इसमें हुआ है, और इसलिए इसको व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, खुले मन से देखना चाहिए। और हमारे माननीय सत्यनारायण शर्मा जी तो बहुत खुले विचार के व्यक्ति हैं। चंद्रशेखर साहू जी, जिस तरह से आप बोल रहे थे कि जो वस्तु संग्रहण अधिनियम है उसमें जो शिथिलता की आवश्यक वस्तु अधिनियम, और उसमें जो केंद्र सरकार ने शिथिलता की है, उसका पहले भी कौन सी कालाबाजारी रुक गई, आपका कहना ये था। तो क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कालाबाजारी नहीं रोक पा रही थी इसलिए, और इसका लाभ कैसे मिलेगा? जैसे लगातार ये बात हो रही कि जब प्याज का संग्रहण होता है या दूसरी इस तरह की चीज़ों का संग्रहण होता है जो रखी जा सकती है, फिर उनके रेट बढ़ते हैं, फिर मार्केट में त्राही मचती है, लोग परेशान होते हैं, अखबारों में खबरें, मीडिया में खबरें चलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ चीज़ें रुकेंगी? मेरा सीधा कहना है कि इकोनॉमी का ये सिद्धांत है, जो चीज़ें कंट्रोल रहेगी उसका कालाबाजारी होगा। और कालाबाजारी हो चाहे जो भी हो, जो सरकार हो, आज तक प्रभावी रूप से उसको रोक पाने में हम कहीं न कहीं असफल हुए। इसीलिए ये रिफॉर्म किया जा रहा है। जो निर्मला जी का मैंने पूरा नहीं, इसका लाभ बताइए सीधे तौर पर। सीधे लाभ होगा ना, कैसे? निश्चित होगा। उसका लाभ ये होगा कि भाई जो आपका मार्केट में जो कीमत है वो प्रतिस्पर्धी रेट पर बिकेगा, लोग और ज्यादा लेने के लिए आएंगे। उसके लिए नहीं कि भाई केवल एक जने के पास रहेगा, ऐसा नहीं, वो सारे लोग आएंगे और छोटे छोटे लोग भी आएंगे। और मेरे पास जो आंकड़े हैं, इसी सरकार ने वो तैयार किया आंकड़े कि धान के अलावा भी कितने सारे फसल हैं। यहाँ मसाला की भी फसलें मैंने देखा है, कोदो, कुटकी, मक्का, सावा, रागी, तमतिल्ला, कितने हैं यहाँ पर, कुल्थी, और इसका भी बाहर में मार्केट है। अब दिक्कत क्या होती, कई बार एपीएमसी एक्ट के तहत उसको बेचने का अवसर नहीं मिल रहा। मक्के का उदाहरण है, हमारे कृषि मंत्री जी ने भी उस दिन एक्सेप्ट किया था बातचीत में। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि आवश्यक वस्तु जो अधिनियम में संशोधन हुआ है वो व्यापक रूप से किसानों के हित में है, उपभोक्ताओं के हित में। वही किसान उपभोक्ता है, वही किसान छोटे छोटे व्यापारियों से जुड़ा है। यदि छोटे छोटे व्यापारी भी यदि प्लुरिस्ट होते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? जो बात चंद्रशेखर जी कर रहे हैं,
आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आपकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले मंदिर असवत्ती, अभी रायपुर ग्रामीण है, तो आपको किसानों से सीधा आपका भी वास्ता है। देखिए, मैं कहना चाहता, चंद्रशेखर जी ने तथ्य रखे, ये अपने दलगत राजनीति के आधार पर उसको बचाव के लिए रखे हैं। हालांकि बहुत सारी बातें चंद्रशेखर जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात भी करते हैं, हमारे यहाँ करते हैं, लेकिन ये किसानों को पता है। किसानों को क्या जवाब देंगे चंद्रशेखर जी जब उनका माल बाहरी बाजार में जाकर बेच नहीं सकेंगे? लघु किसान और सीमांत कृषक कहाँ अपना धान बेचने जाएगा? सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, बिचौलिए, बाहर के राज्य के लोग आएंगे और अपने भाव धान खरीदेंगे, और ये अशोक अधिनियम खत्म कर देना एक तरह सबसे बड़ा गंभीर मामला है। नहीं किया है, उसको संशोधन किया है, जो भी किया है, और 3-4 आइटम में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। जब कोई आपकी रोक नहीं है, कोई जांच पड़ताल का अधिकार नहीं है, कोई होल्डिंग को रोकने कैसे रोकेंगे आप? किसी कीमत में होल्डिंग नहीं रोक सकते। इसका सीधा व्यापारी लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत में प्रदर्शित होता है। किन किसानों ने जाकर के केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दीजिए? किसने कहा था अंतर्राज्यीय बाजार में इसको छूट दे दीजिए? ये जो किसानों का शोषण, बहुत बड़ी बात सत्यनारायण शर्मा जी ने कही कि किसने बोला था, किसने डिमांड की थी? अभी लगातार चंद्रशेखर साहू जी, अभी लगातार केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में जो फैसले लिए गए हैं, लोन किसी ने मांगा था? उसको लेकर लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो अनएक्सपेक्टेड, या लोगों ने उसकी डिमांड ही नहीं की, या उनके बारे में लोगों ने कहीं बोला ही नहीं कि इसमें आप परिवर्तन कीजिए, और केंद्र सरकार ने सो मोटो। मुझे आप अनुमति दें तो मैं साफ कहना नहीं, आपको अनुमति है कि भारतीय किसान यूनियन कोई बीजेपी से जुड़ा नहीं है या किसी और पार्टी से। राकेश टिकैत जी स्वयं जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने यूनियन की तरफ से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के लिए लिखित में ज्ञापन दिया। वित्त मंत्री से जब पहली चर्चा हुई, अभी प्री बजट डिस्कशन हुआ, उसमें भी यही विषय था। एक सीफा करके संस्था है जो हैदराबाद हेडक्वार्टर है, डॉक्टर चेन्ना रेड्डी साहब हैं, उनके जो अभी वर्तमान में जो उनकी विरासत संभाल रहे हैं, उन लोग उसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल ज्ञापन दिया इस विषय पे कि अंतर्राज्यीय आवाजाही होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी रेट यदि किसान को मिलेगा तो निश्चित रूप से सबको फायदा, केवल धान के लिए नहीं, जो बाकी सीरियल क्रॉप है उसके लिए भी नहीं। पर और धान की क्रॉप होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में धान का भी रबी क्रॉप हुआ। उदाहरण दिया, आपके ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने साफ तौर पे आज सार्वजनिक रूप से कहा कि 1300 से अधिक में रेट नहीं मिल रहा है। कौन जवाबदार है? क्या राज्य सरकार जवाबदार नहीं है? क्या मंडी अधिनियम आपके यहाँ लागू नहीं है? क्या आपके पास दूसरी प्रकार से व्यवस्था नहीं है? तो कुल मिला के यदि हम इसको धरातल पे नहीं उतारेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक 28 दिन बाद हम सत्यनारायण शर्मा जी के साथ फिर बैठ जाएंगे कि भाई उसका क्या रिपोर्ट है। अरे भाई, फैसला कल हुआ है साहू जी, और आप आज कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। काल्पनिक बात है, ये मेरा कहना है। और इसीलिए एक बार खुले मन से और खुले दिल से पूरे देश की जो वैश्विक हमारी जो सामने समस्याएं हैं, वैश्विक महामारी का हम लोग सामना कर रहे हैं, तो वैश्विक संकट भी हमारे सामने है। तो यह जब ऐसी दृष्टि है तो इस दृष्टि को भी अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं और दृढ़ता के साथ भी कहना चाहता हूं। आपने विनम्रता से बोला, दृढ़ता से बोला, उसका आपका स्वागत है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है कि जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई थी, वो उन सब चीज़ों के लिए था जिनका लोगों को तात्कालिक लाभ मिलता। जैसे कि मोदी जी का कहना था कि किसानों को, मजदूरों को, छोटे लघु उद्योग, MSME की जो बात की उन्होंने, अलग अलग सारे सेक्टर्स की बात की। तो इस जो 20 लाख करोड़ के पैकेज में, या ये जो नीति परिवर्तन है, या ये छूट मिली हुई है, इसका तात्कालिक लाभ किसान को कैसे होगा, ये बता दीजिए बस। उसको रेट बढ़ेंगे, रेट मिलेगा, कैसे बढ़ जाएंगे? प्याज का भी रेट मिलेगा, आलू का भी मिलेगा, दलहन तिलहन का मिलेगा, धान का तो आप देख ही रहे हैं। धान के बारे में जो कहा गया, मैं उस पर चर्चा में शर्मा जी, कहना चाहता, आपका भी कमेंट चाहूंगा इसमें। मेरा कहना यह है, सीधे धान उत्पादक केंद्र सरकार ने व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए और केंद्र सरकार ने जो फैसले किया है, निश्चित और किसानों का शोषण होगा। आपको लगता है कि इसका तात्कालिक लाभ किसी चीज का नहीं कहने के लिए बहुत प्रसिद्ध है,
मोदी उनकी जी ने कथा कहा तो था चलती किसानों की रहेगी उपज का और 1.5 कृषि गुना कथा भी 2 गुना चलती रहेगी। उनको मूल्य मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? और कहाँ नहीं मिल कहाँ रहा क्या है? लाभ ये मिल रहा तो है? 15 दिन का समय दो भाई, 25 दिन का तो समय दो। हम ये कह रहे हैं, किसने डिमांड की थी इसको? आवश्यक वही तो मैं तो कह रहा कर दिया हूँ, गया। भारतीय किसान किसने यूनियन कहा था? ने वो तो इससे उन्होंने मांग बता की दिया है, किसने डिमांड की थी। ऑफिशियली किसने डिमांड की थी? श्रीफा ने क्या मांग की किसने सलाह दी है, थी? किसान यूनियन ने हमारी मांग की चर्चा- है, हमारी टके साहब ने चर्चा का मांग की उद्देश्य ये था है, कि और भी कई छत्तीसगढ़ के किसान लघु संघ और ने मांग सीमांत किया है। किसान सुओ मोटो और लोग सरकार के कैसे फैसलों का लाभ सरकार कैसे के होता है ये फैसले जानना हमारा में जानने का हमारा प्रयास था। इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को नमस्कार। संशोधन